अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। इस्लामाबाद के पोश इलाके में साबिक सफीर के कत्ल के जुर्म में एक बड़े सनतकार के बेटे को सजा मिल चुकी है। इस सजा ने पाकिस्तानी खवातीन के अंदर अपने हुकूक की जद्दोजहद का हौसला पैदा किया है। फैसले ने पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ पर उठने वाली आवाज़ों को भी खामोश कर दिया है। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने यह साबित कर दिया है कि मुल्जिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे सजा मिलकर रहेगी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तेज तरीन फैसला करके उम्मीद की नई शमा रोशन की है, लेकिन इस फैसले के बाद भी खदशात हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवालात हैं कि बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। जाहिर जाफर को अदालत की जानिब से सजाए मौत, जुर्माना और कैद की सजाएं सुनाई गई हैं, मगर इन सजाओं पर अमल दरामद कैसे होगा? मुजरिम के पास ताहाल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सदर पाकिस्तान से रहम की दरखास्त के ऑप्शंस मौजूद हैं। क्या ये ऑप्शंस एक्सरसाइज होंगे तो कहीं मुल्जिम सजा से बच तो नहीं पाएगा जो मुजरिम है? अब मुजरिम को सजाए मौत मिलने पर कितना वक्त लगेगा? क्या अगले फॉरम्स पर भी इतनी ही तेजी से कार्रवाई होगी जितनी तेजी से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में कार्रवाई की गई है? और सवाल तो यह भी है कि मुजरिम के वालिदैन जो कत्ल में लम्हा ब लम्हा उसके साथ थे, टेलीफोन पर कॉन्वर्सेशन होती रही, कितने घंटे बात हुई, उन्हें बरी कर दिया गया। इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्या अगले फॉरम्स पर दीगर शरीक मुल्जिमान को भी सजा मिल पाएगी? और सवाल तो यह भी है कि क्या इंसाफ में फुर्ती हाई प्रोफाइल केस होने की वजह से दिखाई गई है? एक बेटी को तो अदालत से इंसाफ मिल गया है, मगर पाकिस्तान की एटी के वालिदैन उसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। ये बेटी है सरगोदा की 18 साला सोबिया बतूल, जिसकी बरामदगी का केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। सोबिया बतूल तो बरामद नहीं हो सकी, मगर इस केस ने पंजाब से हजारों बेटियों की गुमशुदगी का पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। एक बड़ा, यूं कहिए कि एक स्कैंडल तो नहीं है, लेकिन एक होशरुबा इंकशाफ जरूर है। 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मकबूल बाकिर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सरगोदा से अगवाशुदा सोबिया बतूल की बरामदगी की केस की समाअत की। दौरान समाअत पंजाब के जिला सरगोदा से अगवाशुदा 151 लड़कियां बाजियाब कराने का इंकशाफ हुआ कि एक सोबिया बतूल तो बाज सकी, लेकिन 151 लड़कियां बाजियाब कराई गई। डीपीओ सरगोदा डॉक्टर रिजवान ने अदालत को कार्रवाई के हवाले से आगाह करते हुए बताया कि 21 लड़कियों को कोबा खानों से बाजियाब कराया गया। ऑपरेशन के नतीजे में सरगोदा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से 151 लड़कियां बरामद हुई हैं। अदालत की जानिब से बड़ी तादाद में लड़कियों के अगवा पर तशवीश का इजहार किया गया। जस्टिस मकबूल बाकिर ने इस्तफसार किया कि जो लड़कियां बाजियाब हुई, क्या उनकी FIRs दर्ज थी? उन्होंने रिमार्क्स दिए कि इतने छोटे से इलाके से 151 अगवाशुदा लड़कियां बाजियाब हुई। लड़कियों का अगवा होना पुलिस की नाअहली और नाकामी है। जिन थानों में मुकदमात दर्ज किए गए थे, उनके SHOs को भी नोटिस करना चाहिए था। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह बहुत ज्यादती की बात है कि FIR के बावजूद बाजियाबी में इतनी सुस्ती बरती गई। दौरान समाअत डीपीओ का मजीद कहना था कि बाजियाब होने वाली लड़कियों में से कुछ लड़कियों ने निकाहनामे भी दिखाए हैं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि निकाहनामे तो जाली भी बन जाते हैं। सोबिया बतूल की बाजियाबी के हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई। ताहम डीपीओ सरगोदा ने अदालत को बताया कि बच्ची सोबिया की तलाश ताहाल जारी है। इस सिलसिले में अदालत ने IG सूबे भर में अगवाशुदा लड़कियों को बाजियाब कराने के लिए इकदाम उठाने की हिदायत देते हुए सोबिया बतूल की जल्द अज जल्द बाजियाबी का हुक्म दिया। इस वक्त सवालात उठाए गए कि अगर पंजाब के एक छोटे से शहर से इतनी तादाद में लड़कियां अगवा हो रही हैं, तो सूबे के दीगर शहरों में सूरत हाल क्या होगी? इस हवाले से आज डॉन अखबार ने एक रिपोर्ट शाया, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि सूबे भर से 3571 लड़कियां और खवातीन अब भी लापता हैं, बाजियाब नहीं हुई हैं। पुलिस रिकॉर्ड में इन लड़कियों और खवातीन के बाजियाब करार नहीं दिया गया, क्योंकि पुलिस और उनके वालिदैन समेत किसी को भी गुज़श्ता 4 बरसों से पंजाब भर से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली खवातीन और लड़कियों के बारे में कोई इल्म नहीं है। परेशान कुन आदाद शुमार की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि 2017 से जनवरी 2022 के दरमियान पंजाब के 36 अजला से 40,585 खवातीन को अगवा किया गया। पुलिस का दावा है कि उन्होंने 37,140 खवातीन और लड़कियों को बाजियाब कराते हुए 53,459 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जबकि दीगर 12,000 मुल्जिमान मफरूर हैं। सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत सोबिया के तनाजुर में पुलिस को पंजाब भर से 20 नामालूम खवातीन की लाशें मिली हैं। केस की तहकीकात के दौरान सोबिया बतूल की बाजियाबी के लिए पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशंस में रियासत के मुतादिद इदारों की मदद भी ली गई है। नामालूम लाशें मिलने के बाद पुलिस के कुछ माहिरीन को खदशा हुआ कि सोबिया बतूल को कत्ल किया जा चुका है, जिस पर तहकीकात का दायरा कार वसी किया गया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को DNA के नमूने भेजे गए। ताहम 10 लाशों के नमूनों की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि इसमें कोई लाश सोबिया बतूल की नहीं है, जबकि दीगर रिपोर्ट्स आने का इंतजार किया जा रहा है। खवातीन के अगवा और गुमशुदगी के हवाले से जब पंजाब पुलिस की वेबसाइट का जायजा लिया गया, तो पंजाब पुलिस के आदाद होता है कि पंजाब में अब भी 3,571 खवातीन लापता है, जिनमें से ज्यादातर लाहौर से लापता हुई हैं। इनमें से साल 2017 में 136 खवातीन, साल 2018 में 234 खवातीन, साल 2019 में 344 खवातीन और साल 2020 में 462 खवातीन अगवा हुई हैं, जबकि 2021 में
सूरत हाल इंतहाई खराब दिखाई दे रही है। इस दौरान पंजाब में 2395 लड़कियों और खवातीन को मुबैना तौर पर अगवा किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अगवा के बेशतर केसेस लाहौर में रिपोर्ट हुए। सूबाई दारुल हुकूमत में साल 2017 में 76, साल 2018 में 141, साल 2019 में 235, 2020 में 313 और 2021 में 1098 अगवा के केसेस सामने आए, यानी केसेस बतदरीज बढ़ते गए हैं। रीजन की सतह पर नजर डाली जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से शेखुपुरा में रीजन से 267 लड़कियों और खवातीन को अगवा किया गया। गुजरावाला से 236, रावलपिंडी से 374, सरगोदा से 4, फैसलाबाद से 143, मुल्तान से 338, साहिवाल से 151, डेरा गाजी खान से 78 और बहावलपुर रीजन से 117 खवातीन और लड़कियों को अगवा किया गया। खवातीन के अगवा के हवाले से ये इरादोशुमार इंतहाई खतरनाक हैं। अब सवाल यह, अगवा होने वाली खवातीन की बाजियाबी के लिए इकदाम क्यों नहीं उठाए जा रहे। आदादोशुमार पुलिस को दर्ज FIRs के तनाजुर में भी सवाल तो ये है कि कितनी खवातीन के अगवा की रिपोर्ट्स दर्ज नहीं होती हैं। अगवा करने के बाद खवातीन को कहाँ गायब करा दिया जाता है। क्या सूबे में जबरी शादियों और जाली शादियों के जरिए खवातीन को अगवा किया जा रहा है। क्या पंजाब से खवातीन को बैरून मुल्क स्मगल किया जा रहा है। क्या ये ट्रैफिकिंग भी जारी है। क्या सूबे की खवातीन से जबरी जिस्म फरोशी कराई जा रही है। खवातीन के अगवा पर मुतल्लिका इदारे खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं। क्या दूर दराज इलाकों से खवातीन को जबरी गुलाम बनाकर फरोख्त किया जा रहा है। क्या लड़कियां जबरी शादी से फरार भी होती हैं मगर इन खवातीन की FIRs दर्ज क्यों नहीं होती, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खवातीन के अगवा का असल जिम्मेदार कौन है। ऐसे बहुत सारे सवालात और इन सवालात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। IG पुलिस ताहिर आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर आलम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, एक सोबिया बतूल जो 18 साल सरगोदा की रिहायशी है वो तो बाजियाब नहीं हो सकी, लेकिन उसके इस केस ने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं। तकरीबन सूबे भर से 4 सालों में 40,000 लड़कियां अगवा हुई, 3,571 अभी भी बाजियाब नहीं हो सकी। क्या ये पुलिस की इनकॉम्पिटेंसी नहीं है, कारकर्दगी पर सवालिया निशान नहीं है ताहिर आलम खान साहब? ख्वातीन जो अगवा होती हैं उसके पीछे मैं समझता हूँ कि पुलिस का कोई ऐसा रोल नहीं है या पुलिस की डिसएफिशिएंसी उसको शुमार नहीं किया जा सकता। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। हमारी सोसाइटी जहाँ लड़कियों की शादी इन टाइम नहीं होती या लड़कियों की शादी उनकी मर्ज़ी से के मुताबिक नहीं होती, फोर्स्ड मैरिज होती है। और इसी तरह जहाँ गुर्बत है, घर में लड़कियों के साथ सलूक अच्छा नहीं है, उन्हें खाना पेट भर कर नहीं दिया जाता, उनसे लड़ाई झगड़ा मार पिटाई उनकी की जाती है, तो ये वजूहात हैं ज़्यादातर। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कम उम्र लड़कियों को भी ल्योर करते हैं, शादी का झांसा देते हैं या कोई और लालच देके उन्हें अगवा कर लेते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट ये कहिए कि ये सोशल टेबू है बुनियादी तौर पर कि ये खवातीन अगवा क्यों होती हैं, ये तो आपने बता दिया। लेकिन ये अगवा होने के बाद बाजियाब क्यों नहीं हो पाती, ये पंजाब पुलिस की इनएफिशिएंसी नहीं है सर? नहीं, देखें, एक तो ये है कि फ़ौरन पता चल जाता है कि लड़की जो अगवा हुई है वो अपनी मर्ज़ी से गई है। ज़्यादातर केसेस में लड़कियां जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से गई होती हैं। मैं अगर ये कहूँ कि 95% केसेस में लड़की अपनी मर्ज़ी से गई होती हैं, तो इसलिए जो लोग जो अपनी मर्ज़ी से जाए उसके लिए एविडेंस ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। फिर हमारे यहाँ लड़कियों का CNIC नहीं होता। अमूमन 19-20 साल की भी लड़की हो जाती है, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते वालिदैन। अच्छा, नतीजा ये है कि वो अपने नाम पर वो मोबाइल सिम भी नहीं लेती। अगर मोबाइल सिम होगी तो वो किसी और के नाम की लेगी, तो मोबाइल फ़ोन से भी ट्रेस नहीं किया जाता। फिर जो लड़कियां अगवा होती हैं इनकी शादी हो जाती है, जो जिनके साथ जाती हैं अक्सर केसेस में उनसे निकाह कर लेते हैं। अब निकाह जब करते हैं तो निकाह के वक्त भी कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह का रिवाज नहीं है। अब बहुत सी जो हैं वो ब्राथल हाउसेस में पहुंच जाती हैं। नहीं सर, लेकिन ये लड़कियां अगवा होकर जाती कहाँ हैं सर? अगवा होकर ये, जैसे आपने फरमाया है कि कुछ तो जिस्म फरोशी के अड्डे हैं, ख़ासतौर पे सरगोदा के अंदर जो सोबिया बतूल का अगवा हुआ, उसके बाद ये पता चला, DPO साहब ने बताया कि 151 ख़वातीन जो हैं वो अगवा हुई हैं। 151, सोबिया बतूल एक थी जो बाजियाब नहीं हुई, और उन 151 में से जो 21 मिली वो ऐसे रैकेट्स ऑपरेट कर रहे थे जो उनसे कारोबार कराते थे, गैर कानूनी धंधा कराते थे। तो ये रैकेट्स ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरह के गिरोह, मुनज़्ज़म गिरोह हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। और फिर पता ये चला कि कुछ ट्रैफिकिंग होती है ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क ले जाते हैं इनको, यानी ये इंसानी स्मगलिंग के अंदर भी इस्तेमाल हो जाती हैं। तो ये तो मुनज़्ज़म गिरोह है, क्या पुलिस इनका सुराग लगाने में नाकाम रहती?
उसकी बड़ी वजह यह है कि जो घर वालों का तावन नहीं रहता। घर वालों में से अक्सर को पता चल जाता है, या अगर बाप को भाइयों को नहीं पता चला तो माँ या किसी बहन को पता चल जाता है, और फिर वो भी इसको समझते हैं कि एक आमदनी का ज़रिया शुरू हो गया है। गुर्बत हमारे माशरे में बेतहाशा है, लिहाजा वो उसे इग्नोर कर देते हैं। और ये जो 3,500 के करीब मिसिंग लड़कियां हैं, इन मिसिंग में से मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत सी ऐसी होंगी जो मंजर आम पर आ चुकी होंगी। लड़की जो भी अगवा होती है, अगर उसे घर वालों से नफरत ना हो या घर वालों ने बहुत ज़्यादा उससे बदसलूकी ना की हो, वो 2-4 महीने बाद, 6 माह बाद लाजमी घर वालों से रब्ता कायम करती है। तो उस सूरत में पुलिस को घर वाले इतला भी नहीं देते। कुछ अपने माशरे से भी डर रहे होते हैं कि लोगों को क्या पता चलेगा कि ये कहाँ थी, किस तरह थी। और ये भी है कि बाज़ सूरतों में अगवा करने वाले अपना लस्ट पूरा करते हैं। वो चूँकि नॉन पर्सन होते हैं, वो लड़की उन्हें जान रही होती है और उन्हें इस चीज़ का खदशा होता है कि लड़की के वालिदैन जो हैं वो अग्रेसिव है, या वो बेशक गरीब सही लेकिन थोड़े से वो दुनियावी तौर पर गैरतमंद हैं, तो हो सकता है वो उसको लड़के को भी कत्ल कर दें। तो इस नतीजे में वो लड़की को ही मार देते हैं। जी, तकरीबन 20 डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं सोबिया बतूल केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। 20 डेड बॉडीज हैं जो रिकवर हुई हैं। जी, ऐसे। तो अब ये जो है बाज़ लड़कियां जो हैं वो ऐसे दरिंदों के हाथे चढ़ जाती हैं, और फिर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, उस वो दरिंदे के चुंगल से अब जब छुटना चाह रही होती हैं, जान बचाना चाह रही होती हैं, तो वो दरिंदा जो है उनकी जान ख़त्म कर देता है। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। इस्लामाबाद में ही एक जो रिटायर्ड जस्टिस साहब अगवा हुए और फिर कत्ल हो गए, तो उसमें जो एक लड़की उन्हें अगवा करने में शामिल थी, उस लड़की को कत्ल कर दिया गया। जब वो केस ट्रेस हुआ, उस लड़की का नाम आया तो उसकी लाश ही मिली पुलिस को। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। लेकिन ख़वातीन की गुमशुदगी पर कार्रवाई पुलिस तब तक क्यों नहीं करती? ये एक परसेप्शन है कि उस वक्त तक कार्रवाई नहीं की जाती जब तक अदालत नोटिस ना ले। ऐसा जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत से केसेस में जो मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन तमाम सूरतों में ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी सीनियर अफसर के पास पहुंच गया कि मेरा मुकदमा थाने वाले दर्ज नहीं कर रहे, तो मैं देखता हूं कि सीनियर अफसर भी मुकदमा दर्ज करा देते हैं। चूँकि अदालत ऐसे मामलों में फ़ौरन कागनिजेंस ले लेती है, ख़ास तौर पर हमारी आला अदलिया जो है, इसलिए पुलिस कम ही जुर्रत करती है कि इस मुकदमा दर्ज ना करे। हाँ, मुकदमा दर्ज करने के बाद जब पुलिस को कुछ आइडिया होता है कि ये अपनी मर्ज़ी से गई है, तो फिर उसकी दिलचस्पी इतनी नहीं रहती। दूसरा ये है कि लड़की अगवा हुई, फ़र्ज़ किया लाहौर से, पहुंच गई है हैदराबाद। अब लड़के की लोकेशन आ रही है हैदराबाद। अब हैदराबाद कैसे जाए पुलिस, किस तरह वसाइल पैदा करे, ना वो लड़की के वाकिन इस काबिल होते हैं। और फिर थानेदार फारग नहीं, थानेदार की तो ड्यूटी लगी हुई है FSL के टीवी प्रोग्रामों में। अब वो जो फारग होगा, जब उसके पास पैसे इकट्ठे होंगे तो फिर वो जाएगा। इस तरीके से काफ़ी डिले हो जाता है, और बहुत सी जो हैं ये कई रिकवरीज जो है यही वजह है सर कि इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पुलिस वाले FIR का इंदराज ही नहीं करते। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि लड़कियों के मामले में, चूँकि अब ख़ास तौर पर बच्चों के और लड़कियों के मामले में अदालतें चूँकि कागनिजेंस ले लेती हैं, इसलिए मुकदमा तो दर्ज पुलिस कर देती है। बच्चे का तो फ़ौरन कर देती है। लड़कियों में भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ अगवा का मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता, लेकिन अल्टीमेटली बहरहाल दर्ज हो जाता है अगर कंप्लेनेंट जो है परस्यू करे, किसी सीनियर अफसर के पास जाए और अदालतों की। अच्छा सर, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये देखिए, जैसे ये आदाद-ओ-शुमार रिवील कर रहे हैं और ये पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक है, गुज़श्ता 4 साल में 40,000 ख़वातीन अगवा हुई, 3,571 उनमें से अभी तक बाजियाब नहीं हो सकी। ये पुलिस रिकॉर्ड है, और जो अंडर रिपोर्टेड केसेस हैं अगर वो भी शामिल कर लिए जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे केसेस, डबल से ज़्यादा हो जाएंगे केसेस अबडक्शन के। अब एक तो आपने बताया कि एक सोशल टैबू है, लेकिन ये जो पंजाब की बेटियां अभी तक बाजियाब नहीं हुई हैं 3,571, इनको ट्रेस कैसे किया जा सकता है? वो माएँ, वो वालिदैन, ख़ास तौर पे वो बहन भाई जिनकी नम आंखें हैं,
वो अपने घर की खवातीन की रात तक रहे हैं, आखिर उनके कलेजे को ठंडक कैसे पड़ेगी? ये कैसे रिकवर हो सकती हैं, ट्रेसेबल कैसे हो सकती हैं? एक तो ये कि जो दारुल अमान अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, उस रिकॉर्ड में जो भी उनके यहाँ कोई खातून आती है उसका मुकम्मल डाटा जो है वो कोई डाटाबेस होना चाहिए पाकिस्तान लेवल का, नेशनल लेवल का, जिसमें सेफ होना चाहिए उनके CNIC भी। CNIC जब भी कोई शादी हो, ये हमें कानून बना लेना चाहिए, फैमिली लॉ जो है उसमें चेंज करनी पड़े कि लड़की का CNIC होगा तो शादी होगी। और अगर हमने कानून ये बना दिया कि लड़की की शादी 17 साल तक की उम्र की हो सकती है तो उसके बेफाम का नंबर मस्ट होगा। फिर इसी तरह जब लड़की रिकवर होती है, 164 की स्टेटमेंट, लड़की रिकवर हुई कराची से, लाहौर की लड़की है, लाहौर से अगवा हुई, कराची में उसने 164 की स्टेटमेंट करवा ली, तो 164 की स्टेटमेंट जब कराची का मजिस्ट्रेट दर्ज करे तो उसका CNIC हो और CNIC या बेफाम जो है वो एक डाटा बेस में मुंतकिल हो जाए फौरी तौर पर। फिर बेल हम देखते हैं कि जब भी ब्राथल हाउसेस की बात करते हैं, हर लड़की जो मैं समझता हूँ जो ब्राथल हाउस में है वो बेचारी अपनी मर्जी से है या नहीं है, उसको वो लाजमी पकड़ी जाती है, 1 2 3 दफ़ा लाजमी पकड़ी जाती है। जब पकड़ी जाती है तो वो अपना फर्जी नाम पता बताती है, शनाख्ती कार्ड अपना शो नहीं करती। अब ख्वातीन के लिए ये जुर्म बेलेबल है। जो उसके साथ मर्द हैं वो तो उनको तो जेल भेज दिया जाता है, उनके लिए नॉन बेलेबल है। अब लेडीज़ को चूँकि उसी दिन रिहा करना होता है तो बगैर शनाख्ती कार्ड के उनके बोगस एड्रेस पर ही उनकी ज़मानतें ले ली जाती हैं। होना ये चाहिए कि किसी की उस वक्त तक ज़मानत नहीं होगी जब तक वो अपना शनाख्ती कार्ड या बेफाम पेश नहीं करेगी। तो इसके साथ साथ हमें एजुकेशन में इजाफा करना होगा, हमें औरतों को मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर सिखाने होंगे और सबसे बढ़कर ये कि हमें गुर्बत का ख़ात्मा करना होगा। जब तक हमारे माशरे में गुर्बत है, बच्चियों के वालिद और भाई बेरोज़गार फिर रहे हैं, बच्चे हैं अपने आप इस काबिल नहीं है कि कुछ कम काम कर सकें, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि हम ये मिसिंग लड़कियां और लड़कियों के अगवा को कम करें। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आलम खान साहब, साबिक IG पुलिस हमारे साथ मौजूद थे। पंजाब की बेटियों का मुकदमा लेकर आज हमने मीरे रियासत के दर पर दस्तक दी है और स्टेट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया जाए, रियासत के बाशिंदों को कम से कम खाने को 2 वक्त की रोटी मिल सके। नो मैन कैन बी पैट्रियट विद एन एम्प्टी स्टमक। अगर पेट खाली होगा, भूख होगी, नंग अफलास होगा तो फिर यही कुछ होगा, फिर समाज के अंदर ऐसी बीमारियां पनपेंगी और फिर ये जो इशू आज हम देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बड़े दिल गिरफ्ता होकर कि पंजाब की बेटियां 3571 बेटियां लापता हैं, ट्रेसेबल नहीं हैं, बाजियाब नहीं हो सकती। हर गुजरते दिन के साथ ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। जो डेटा हमने आपके साथ शेयर किया है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट और एक बहुत बड़ा इशू है जो सर उठा रहा है। यकीनन इस पर होश के नाखून लेने हों, मुतल्लिका इदारों को भी काम करना होगा और स्टेट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना होगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अदम एतमाद तहरीक का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आज दी न्यूज़ में अस्करी ज़राए से खबर शाया हुई और खबर के मुताबिक मौजूदा DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने ISI के तमाम मुलाजमीन पर वाजे कर दिया है कि सियासत या सियासी मामलात में किसी तरह की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखबार के मुताबिक अपनी आमद के साथ ही ISI के सरबराह ने इदारे के तमाम मुलाजमीन को अपनी सोच से आगाह कर दिया है। मौजूदा ISI चीफ ने ओहदा संभालते ही फैसला किया है कि इदारे को सियासत से दूर रखा जाएगा ताकि गैर ज़रूरी तनाज़ात से बचकर सिर्फ अपने काम पर तवज्जो मरकूज रखी जा सके। एक ऐसे वक्त में जब सियासी जमातों की जानिब से इदारों की अहम शख्सियात का नाम सियासी मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, DG ISI का ये इकदाम सियासी क़यादत के इदारों पर इल्ज़ाम तराशी के तरीक़ाकार को ख़त्म कर देगा। उधर अपोजिशन के आपस में राब्तों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत भी सर जोड़े बैठी है। अहम इजलास हो रहा है और इजलास के अंदर यकीनन स्ट्रैटेजी डिवाइस की जा रही होगी, मुल्क की सियासत में किस तरह ऑपोजिशन को कर्टेल करना है। तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन भी दिखाई ये दे रहा है कि अभी तक मेल मुलाकातों से आगे नहीं निकल पा रही है। आज शहबाज शरीफ साहब से भी एक सवाल हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया, उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। तहरीक अदम एतमाद जो है ये हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनकी जो ख्वाहिश है, आप उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं। तो जो नाम ले रहे हैं न जाने कौन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं मैं उनको शुक्रगुजार हूँ, ये सब खुदा के हाथ में है।
असल में वजारत उज़्मा से मुतालिक सवाल किया गया था रिपोर्टर की जानिब से, और अगर वो रखा जाता सवाल इसमें भी कि क्या सवाल क्या हुआ और उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, वजारत उज़्मा से मुतालिक पूछा उन्होंने कि आपका नाम आ रहा है वज़ीर आज़म से मुतालिक, तो वो कहते हैं कि जो नाम ले रहे हैं मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अब ये वज़ीर आज़म वाकई शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक बात हो रही है, और कितने अरसे तक, क्या ये इंटरिम सेटअप की बात हो रही है या नेक्स्ट हुकूमत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बात हो रही है, सवाल उठ रहे हैं। उधर काफ लीग से जो मेल मुलाकातें हो रही हैं, काफ लीग को क्या वजारत आला ऑफर कर दी गई है? साबिक वज़ीर आला पंजाब मौजूदा अपोजिशन लीडर काफ लीग को वजारत आला पंजाब की देकर खुद वजारत उज़्मा की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं एंड क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। क्या वाकई अपोजिशन की इस तहरीक में जान भी है या सिर्फ ये मुर्दा सी तहरीक हो जाएगी और डेड लॉक का शिकार हो जाएगी? बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना तनवीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा, ज़ोहराने असराने इशाइये इनसे बात आगे बढ़ी है या किसी डेड लॉक का शिकार है अभी तक? नहीं, देखिए कोई डेडलॉक नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बड़ी सही डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि ये इतना एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि पीछे माजी में भी जिस तरह के तजर्बात हैं हमारे वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस के मतलब, लेकिन उसके जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसके मतलब थोड़ा सा देखा जा रहा है सारी चीज़ों। राना साहब, ये माइक्रो मैनेजमेंट क्या है? ये माइक्रो मैनेजमेंट में क्या खदोखाल है जो अभी तक तय नहीं हो पा रहे? नहीं, कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल चीज़ें जो हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे मामलात एप्रीहेंशन हैं कुछ चीज़ों की जो इस वक्त बात तो नहीं हो सकती, लेकिन उस पर कमेटी बनी हुई है, वो देख रही है कि किस तरह इनको प्रोसीड किया जाए और किस तरह होगे। क्योंकि कुछ PTI के जो लोग हैं MNAs वो इस साइड पे आना चाहते हैं या उनके साथ बातचीत हुई है, तो वो यकीनी तौर पे कुछ मामलात हैं, कुछ इत्तेहादियों के भी आगे चलने के लिए जो एक रोड मैप है वो चाहते हैं हमें भी दिया जाए। तो यकीनी तौर पे आप देखेंगे कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आने वाले दिनों में, लेकिन सही डायरेक्शन पे सारे मामला। अच्छा राना साहब, एज फार एज एप्रीहेंशंस आर कंसर्न, मैं वन बाय वन आता हूँ। सबसे पहले आपने इत्तेहादियों के बारे में बताया कि ऑब्वियसली वो भी आपसे कुछ डिमांड कर रहे होंगे कि हमें वाजे कीजिए कि आइंदा का फ्रेमवर्क क्या होगा। अभी हालिया जो चौधरी बरादरान से मुलाकात हुई है ख़ास तौर पर, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब गए आसिफ अली जरदारी साहब के यहाँ, तो वहाँ पर क्या तय हुआ है या क्या फ्रेमवर्क है? उनकी डिमांड बुनियादी तौर पर आपसे क्या है? देखिए, ये मेरा ख्याल है अभी बात तो नहीं इस पर सारी हो सकती कि क्या डिमांड है और क्या उनके मामलात हैं, लेकिन ये यकीनी तौर पे मामलात हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका भी फ्यूचर हर कोई सोचता है कि मैंने फ्यूचर में किस तरह जाना है। सिर्फ यही तो नहीं कि हमारा साथ देना है और उसके बाद ख़त्म बात नहीं, फिर फ्यूचर के लिए भी कोई जो लाए अमल है वो तय करना चाहते हैं लोग। मैं समझता हूँ ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी इस तरह तो नहीं। राना साहब, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ारत आला ऑफर कर रहे हैं आप उनको? नहीं, ये भी बात मैं समझता हूँ कि कोई मैं नहीं कुछ कह सकता इसमें, कमेंट नहीं कर सकता इसमें, मैं कोई तबसरा नहीं कर सकता, ना कोई स्टेटमेंट। सर, देयर इज नो डाउट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की सबसे बड़ी जमात है और पंजाब के अंदर इत्तेहादी खासतौर पे काफ लीग को वजारत आला ऑफर करना, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अफोर्ड कर सकती है? चलिए ये बताइए। ये अफोर्ड करने की बात नहीं है, वो हमारे साथ रहे हैं, बहुत पीछे एक हिस्ट्री है जिस तरह हम चले हैं इकट्ठे। 85 जब से ये मियां नवाज शरीफ साहब सियासत ये आए हैं, चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त वो साथ चलते रहे हैं। बीच में एक एपिसोड आया जिससे थोड़ा सा मामलात गड़बड़ हो गया, जिस तरह मुशर्रफ का दौर था। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें ऐसी नहीं, तो वो गिले शिकवे दूर हो गए राना साहब? अब लाइक माइंडेड हैं, गिले शिकवे कभी थे ही नहीं। गिले शिकवे किस चीज़ की? आप बड़ी बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि लाइक माइंडेड हैं, यानी अब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, चौधरी शुजात हुसैन हैं, अब वो नून लीग के लाइक माइंडेड हो गए हैं, अब ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमसे जब से 85 से ऑनवर्ड हमारी ये पॉलिटिकल प्रोसेस चला है, वो इकट्ठे चले हैं और हमारे वो लाइक माइंडेड हैं, हमारे उनके साथ बड़े तल्कात हैं। लेकिन ये कहना कि अभी वो उनके साथ ऐसा मेरा मसला नहीं है जो आप कहते हैं गिले शिकवे। कोई गिले शिकवे, देखे एक उन्होंने अडॉप्ट किया, एक डायरेक्शन लिया, कोर्स अडॉप्ट कर लिया सियासत में जब मुशर्रफ दौर था, तो उस पर यकीनी तौर पर PMLN को एक थोड़ा सा झटका था
कि पार्टी के जो ज़्यादा लोग थे काफ लीग में चले गए। तो राणा साहब अब क्या समझा जाए कि मुस्लिम लीग फिर बैक इन एक्शन या जम होने जा रही है, वो काफ और नून फिर मिल जाएंगे? ये तो देखिए डिपेंड करता है हमारी क़यादत और उनकी जो लीडरशिप है काफ की। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, काफ के बहुत सारे लोग, आपको याद होगा जब 2007 में मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, तो 2008 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में वो लोग जो काफ लीग में चले गए थे मुशर्रफ दौर में, वो काफ़ी सारे आपको नज़र आएंगे जो हमारे साथ वापस आ गए थे। वो भी तो उसी वक्त ही गए थे ना, अब भी वापस आने के लिए तैयार है सर? क्योंकि बैकग्राउंड इनकी सबकी मुस्लिम लीग रहेंगे। तो ये कहना, तो राणा साहब क्या समझा जाए कि मुस्लिम लीग इकट्ठी हो रही है फिर से? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता इकट्ठी हो रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बहुत सीरियस कोई जो को कहते हैं ना, जो एक खलीज या कोई ऐसी बात नहीं है। एक डायरेक्शन ली जैसे वो अब चल रहे हैं, तो अभी देखेंगे किस तरह के मामला आगे बढ़ते हैं और किस तरह फाइनलाइज चीज़ें होती हैं। तो इंशाल्लाह मुझे तो मुस्बत चीज़ें नज़र आती हैं। राणा साहब, शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे? देखिए, हमारी पार्टी से मियां नवाज शरीफ साहब के बाद सबसे वो सीनियर पार्टी के सदर और 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक्सपीरियंसड हैं, बड़ा तजर्बा है, बड़ा डिलीवर किया है, परफॉर्म किया है। उन्होंने पंजाब को जिस तरह लेके आगे गए वो आपके सामने है। तो यकीनी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के ना होते हुए वही वज़ीर आज़म होंगे, अगर मुस्लिम लीग नून के हुए तो। शहबाज शरीफ साहब से आज ये सवाल हुआ कि आप जो माशी सूरत हाल इस वक्त है ख़ास तौर पर मुल्क की, इसमें 1-1.5 साल के अंदर बतौर वज़ीर आज़म ये जो नैया है ख़ास तौर पर मईशत की जो इश्कोले खा रही है, इसको निकाल लेंगे और फिर सिर्फ इतने अरसे के लिए वज़ीर आज़म होंगे मुल्क के? ये सवाल उनसे किया गया था जी, ये सवाल उनसे हुआ है और उन्होंने तो बड़ा जुमानी सा जवाब दिया है इस पर। लेकिन स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या है, क्या पार्टी का कंसेंसस क्या है कि सिर्फ इसी अरसे के लिए ही वो वज़ीर आज़म होंगे या आइंदा के लिए भी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग दबाव होगा उनकी वज़ारत उज़्मा को? हमारा फोकस जो है वो एक साफ शफाफ जनरल इलेक्शन पे है, फौरी। अगर कोई ये 6 महीने 4 महीने या 1.5 साल या 1.25 साल टाइम होता है इन असम्बलियों की जो लाइफ है, उसके लिए अगर कोई अरेंजमेंट करना पड़ती है वो मुस्लिम लीग नून से हुए तो यकीनी तौर पे शहबाज साहब ही होंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं आगे भी, तो आगे डेफिनेटली जब इलेक्शन होगा, अगर हमारी मेजॉरिटी आती है, हम इलेक्शन जीतते हैं, तो शहबाज साहब ही वज़ीर आज़म होंगे। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब से गो एड ले लिया गया इस पर? मेरा नाम किसी को कोई शक है कि उन्होंने कहा कि जी भाई ठीक है आप करें, मरीम बीबी भी अच्छा स्टेटमेंट सुनी। अच्छा राणा साहब लास्टली राणा साहब ये फरमाइएगा कि ये तो मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया है कि फौरी तौर पर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी या दीगर छोटी बड़ी जमातें जो अपोजिशन की हैं और फिर इत्तेहादी भी जो हैं, वो क्या कह रहे हैं इस हवाले से, जो टाइम मांग रहे हैं और नून कह रही है कि फौरी तौर पर इंतखाब होने चाहिए। अगर फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं होते या नहीं जाते तो नेक्स्ट का जो फ्रेमवर्क है उस पर नून लीग का वादा हो जाएगी कि ठीक है? देखिए, ये क्यों नहीं हो गया। देखिए, हम एक चीज़ करने जा रहे हैं तो यकीनी तौर पे हर चीज़ में जो हम पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो एडजस्टमेंट हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। अगर उनका नुक्ता नज़र में वजन हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। यूक्रेन रूस तनाज़े पर साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कसूरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त सबकी नज़रें उस पर लगी हुई हैं। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मिन्स्क एग्रीमेंट या पीस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी सबसे पहले किसने की है इस कॉन्टेक्स्ट में? रूस के जो सदर हैं, जो उससे पहले इनको कह रहे थे कि नेटो को मत आप लाएं हमारे बॉर्डर की तरफ, अपनी मनमानी ना करें, वो उन्होंने प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया इराक की जंग के बाद और कहा हम ऐसे किसी रूल्स बेस्ड ऑर्डर को नहीं मानते, हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस के तहत जो चार्टर है उसकी बुनियाद पर ही अमन हो सकता है। तो ये जब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते रहे तो पहले फिर रूस ने उनको चैलेंज करना शुरू किया। पहले जॉर्जिया में चैलेंज किया, उसके बाद क्राइमिया पे कब्जा किया, उसके बाद ये जो
डोंबास का इलाका है, डोंबास के सिलसिले में जो आप बात कर रहे हैं कि जी किसने उसको वायलेट किया, वो तो चीज़ बड़ी छोटी है इसके मुकाबले में जो हो रही थी। उसके ऊपर यह था कि इनको कोई इस किस्म का स्टेटस मिलेगा, एक फेडरल किस्म का निज़ाम होगा। रूस का यह ख्याल था कि उसके नतीजे में ये नेटो में जाने का मसला ख़त्म हो जाएगा। जब कॉन्फ्रेंस फेल हो गई हेड्स ऑफ स्टेट की, अमेरिका की और इनकी प्रेसिडेंट पुतिन की और प्रेसिडेंट बाइडन की, ये और उसके बाद इनकी फ़ोन कॉल्स भी हुई, अमेरिका ने और वेस्ट ने उनको वो अश्योरेंसेस देने से इनकार कर दिया कि ये जो है यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा। अब पॉइंट उसमें यह है कि मुझे हैरानी इस बात पे हो रही है कि रूस तो अपनी इंटेंशंस ना सिर्फ लफ्ज़ अल्फाज से, तकारीर से, वर्ड से, एक्शन से ये कहता रहा है कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद वेस्ट की तरफ से। और लेकिन हैरानी की बात है कि जब वो सोवियत यूनियन निज़ाम हो गया, रूस खुद मगरब से ताल्लुकात अच्छे चाह रहा था, तो ज़रूरत क्या थी? नेटो तो बनाया गया था कि जब तो जैसे आपने फरमाया सर कि रूस ने क्रीमिया में जो कुछ किया, फिर जॉर्जिया में जो कुछ हुआ, क्या उसी की कॉन्टिन्यूएशन आपको दिखाई दे रही है कि अल्टीमेटली यूक्रेन के अंदर भी, ये बात तो ईस्टर्न यूक्रेन से शुरू हुई, लेकिन यूक्रेन भर के अंदर जो है वो अब तसल्लुत होगा रूस का? वो चैलेंज कर रहा है वेस्ट को कि आप मत आए मेरे बॉर्डर की तरफ, आप आएंगे तो मैं उसको चैलेंज करूंगा। अब बदनसीबी यूक्रेन की ये है कि अगर सबको पता था कि ना अमेरिका ने फौजी भेजने हैं ना नेटो ने भेजने हैं, और उन्होंने क्लियर कर दिया था फौजी नहीं भेजे, तो फिर उनको बड़ा क्लियर करना चाहिए था प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन को कि भाई आप कोई सेटलमेंट करें, नेटो में मत आए, या आपको ऐलान कर दें ऐसा कि आप नेटो में नहीं जाएंगे, या यूरोप या नेटो से ऐलान करवा देते कि वो उसको एक्सपेंशन नहीं करेंगे नेटो की। भाई जब आपने मदद भी नहीं करनी, तो उनका यह शायद ख्याल था कि सदर पुतिन ब्लफिंग कर रहे हैं, वो ये नहीं करेंगे। लेकिन जो बंदा पहले जॉर्जिया पे और उसके बाद वो क्राइमिया पे बता चुका है कि वो ब्लफ नहीं कर रहा, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक अजीब और गरीब बदनसीबी हुई है कि वो जब अगर नहीं फौजी भेजने थे तो उनको किस लिए इस मुसीबत में डाल दिया? दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर यूक्रेनीज। देखिए इस वक्त प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है वो तो दस बस्ता गुजारिश कर रहे हैं कि वो तने तनहा रह गए हैं, अकेले हैं, बेयारो मददगार हैं, वहाँ रेफ्यूजी क्राइसिस जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी, और उनकी जो कैपेसिटी है वो रूस के मुकाबले में तो कई गुना कम है। ऐसे में नेटो है या अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है, वो किस अंदाज में फिर मदद कर सकते हैं यूक्रेन की, या बिल्कुल ही आप समझते हैं कि मदद करेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं इनके लिए? नहीं, मदद तो वो नहीं करेंगे, वो तो जो मदद करनी थी कर दी है उन्होंने, उन पे लगा दी है सैंक्शंस का रूस को नुकसान होगा। पहले दिन उनकी स्टॉक एक्सचेंज 45% गिरी है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने ये कुछ एक लम्हे में नहीं फैसला किया, ये एक बड़ी सोची समझी उनकी कोशिश थी कि जब हम सोवियत यूनियन कमज़ोर हुआ, मगरब ने, अमेरिका ने हमारा फ़ायदा उठाया कमज़ोरी का, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने को मजबूत करेंगे और हम उसको फ्लॉप करा देंगे। और उन्होंने छुपाया नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन ने कोई छुपा के बात नहीं की, उन्होंने रिपीटेडली कहा है कि एक हिस्टोरिकल मिसफॉर्चून था सोवियत यूनियन का इन्हेदाम। अब पॉइंट यह है कि अगर ये पोजीशन इतनी क्लैरिटी से वो बयान किए जा रहे थे तो क्या गुंजाइश थी ये सोचने की कि वो ब्लफ कर रहे हैं, और बेचारा यूक्रेन मिलिटरीली कैसे उनका मुकाबला कर सकता। हाँ, ये अगर मगरिब को ख्याल है कि जनाब हम वहाँ अफ़गानिस्तान टाइप सिचुएशन डेवलप कराएंगे और वहाँ एक इंसरेक्शन होगा, वहाँ रूसी फ़ौजी मारे जाएंगे, अब ये तो हिस्ट्री डिसाइड करेगी, कोई भी मारा गया रूसी या यूक्रेनी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगी। और जो इसका दुनिया को भुगतना पड़ रहा है माशी तौर पर, पहले ही दिन $100 को क्रॉस कर गया पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफ्रीका के और बहुत से डेवलपिंग ममालिक के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो, ना 3 में ना 13 में, और मुसीबत में हम भी आ गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब एक ही रास्ता है कि जो गलतियाँ माजी की हुई, और मैं समझता हूँ हिस्टोरियन रिकग्नाइज करेगा कि जब रूस इतना कमज़ोर हो गया था तो
तो क्या नेटो की क्या जरूरत थी उनको? बिल्कुल, ये कहिएगा कि रूस अपनी जारहियत में मजीद कितना आगे बढ़ सकता है, और ये जो इकोनॉमिक सैंक्शंस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस के सामने किस हद तक सस्टेन कर पाएगा, और फिर अल्टीमेटली हम पर उसके इंप्लीकेशंस क्या आते हुए देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक अंदाजा कर लिया था सैंक्शंस होंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी इकोनॉमी को एक हद तक सैंक्शंस प्रूफ बना लिया है। और इस जो रीज़न एक दिया जा रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने कल रात को जो तकरीर की, जो वहाँ के दोपहर थे, हमारी रात थी, कि जिसमें उन्होंने ये सैंक्शंस नाफिज किए हैं, तो उनसे रिपीटेडली पूछा जा रहा था कि स्विफ्ट के निज़ाम में रशिया से आप क्यों नहीं उसको खारिज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उसकी वजह यह है कि उनको पहले से पता है कि चीन और रूस कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर से निकलें। मुझे तो याद है आज से बहुत साल पहले जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था तो प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद कह रहे थे कि निकलें, तो एक आहिस्ता ईरान कहता रहा है कि निकलें। तो एक इस किस्म की मूवमेंट डेवलप हो रही है कि अगर अमेरिका ने ज़्यादा इस्तेमाल किया इकोनॉमिक सैंक्शंस का, जिसका मकसद बुनियादी डॉलर की हुक्मरानी है, तो पहले काउंटर प्लानिंग हो रही है, चीन और रूस कर रहे हैं। शायद इस वजह से उन्होंने ये भी सोचा हो कि अभी यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो आपका जवाब यह है कि बहुत हद तक रूस ने अपनी इकोनॉमी को सैंक्शंस प्रूफ किया है, लेकिन उसको भारी कीमत अदा करनी। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महबूब कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अनफॉर्चुनेटली टाइम कम है, मुझे ब्रेक लेनी है जी, कोई शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। रूस यूक्रेन तनाज़े में इस वक्त यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा पर क्या गुजर रही है, जरा उन्हीं की जुबानी आपके सामने रखता हूं। यहाँ पे दिन रात शेलिंग्स हो रही हैं। हम कल रात से हम सो नहीं पाए। खौफ हिरास में हमने मेट्रो के दिन गुजर रहे हैं, और एम्बेसी के स्पीकर पर्सन है वो मीडिया पे आके न्यूज दे रहे हैं कि हमने एवेक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। हमारे लिए इधर कोई कुछ भी नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहे हैं हम अपने सर पे कर रहे हैं। हम लोग सुबह से इधर मेट्रो स्टेशन का सबवे है, हम उधर से बैठे हैं। सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया। हम सुबह से इस तरह लावारसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं। और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई, किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने। हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए। यहाँ पे पानी बिल्कुल खत्म हो गया है, और जो हम यहाँ पे फ्लैट में अपने बंद है, कैद है यहाँ पे। अगर हम मजीद 7-8 दिन यहाँ पे ऐसे ही रहे, शायद यहाँ पे लोग बीमारी से या भूख से या प्यास से बीमार होने लगे या मर जाए। इधर हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, हमारे घर वाले परेशान है, हमारे घर वाले राब्ता कर रहे हैं हमारे साथ। एम्बेसी की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। एम्बेसी सेल्फलेस कह सकते हैं, उसके अलावा हम सब यहाँ होपलेस हैं, हम कहीं नहीं जा सकते हैं। बच्चे यहाँ पे बिल्कुल फंसे हुए हैं। शेम ऑन आवर पाकिस्तान एम्बेसी, जिन्होंने कोई हमारी हेल्प नहीं की है। वक्त बड़ा कम है। यूक्रेन में पाकिस्तानी एम्बेसी के दर पर दस्तक देने मकसूद है, और उनसे सिर्फ दस्तबस्ता ये गुजारिश करनी है कि हमारे बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, ये पाकिस्तानी तलबा हैं, और एक ऐसे वक्त में जब इस कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया भर की एम्बेसीज अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं, इमरजेंसी फोन कॉल्स हो रही हैं, और टोल नंबर दिया हुआ है। ऐसे में आप भी जागें, खुदारा इन स्टूडेंट्स की मदद करें। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है।